नमस्कार। आज हम बायोटेक्नोलॉजी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करने वाले हैं। हमारे पास कुछ नोट्स हैं, खास तौर पर एक दस्तावेज है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पर। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए इन्हीं स्रोतों के आधार पर समझते हैं कि ये बायोटेक्नोलॉजी आखिर है क्या, कहाँ से आई और इसका दायरा कितना बड़ा है। ठीक है। तो शुरुआत परिभाषा से करते हैं। नोट्स कहते हैं कि ये जीवित जीवों, एंजाइमों या जैविक प्रक्रियाओं का इस्तेमाल है जिससे इंसानों के लिए उपयोगी उत्पाद या सेवाएं बने। मतलब सुनने में तो लगता है जीवन का उपयोग जीवन को बेहतर बनाने के लिए। हाँ, बिल्कुल सीधी सी बात लगती है। लेकिन नोट्स में एक बात थोड़ी चौंकाने वाली है। हाँ, ये जो शब्द है बायोटेक्नोलॉजी, हाँ, इसका पहला इस्तेमाल हाँ, ये 1917 में किसी कार्ल एरेकी ने किया था, एक हंगेरियन इंजीनियर। हाँ, और वो भी बड़े पैमाने पर सुअरों के उत्पादन के लिए। हाँ, ये काफी दिलचस्प है। ये आज की जो हमारी छवि है जेनेटिक इंजीनियरिंग वाली, उससे तो बिल्कुल अलग लगता है। इस शुरुआत को थोड़ा और समझाएंगे? हाँ, हाँ, बिल्कुल। ये शुरुआत वाकई थोड़ी अलग है आज की सोच से, पर ये दिखाती है कि बायोटेक कितना फैला हुआ है। एरिकी का जो जिक्र है नोट्स में, वो चुकंदर का इस्तेमाल करके सूअरों का बेहतर ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहते थे। अच्छा, चुकंदर से? हाँ, तो ये दिखाता है कि बायोटेक की जड़ें कितनी प्रैक्टिकल और कृषि आधारित थी। बेसिक आइडिया तो वही था, एक जैविक प्रक्रिया है, चुकंदर उग रहा है, जानवर उसे खा रहे हैं और उसको इंसानी जरूरत ज्यादा खाने के लिए बेहतर बनाना है। आज हम शायद जीन एडिटिंग या वैक्सीन के बारे में ज्यादा सोचते हैं, पर उस समय की ये हाईटेक खेती भी वो इसी परिभाषा में आती थी। अच्छा, तो ये याद दिलाता है कि बायोटेक सिर्फ लैब तक ही सीमित नहीं है। सही बात है। तो मतलब ये सिर्फ सफेद कोट और टेस्ट ट्यूब वाली कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। नोट्स में ये भी लिखा है कि ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है, मतलब इसमें बायो, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग सब शामिल है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। व्यवहार में इसका क्या मतलब है? क्या एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट को ये सब आना चाहिए या फिर ये टीम वर्क की तरह है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, एक इंसान के लिए इन सब में माहिर होना तो नामुमकिन सा है। ये जो मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर है ना, ये ज्यादातर टीम्स में दिखता है, कोलैबोरेशन में। जैसे मान लीजिए हमें कोई खास प्रोटीन बनाना है, इंसुलिन मान लीजिए, बहुत ज्यादा मात्रा में। ठीक है। तो शायद एक बायोलॉजिस्ट उस जीन को पहचानेगा या शायद उसमें कुछ बदलाव करेगा जो वो प्रोटीन बनाता है। फिर एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट होगा जो उस बदले हुए जीन को किसी बैक्टीरिया या यीस्ट जैसे जीव में डालेगा। अच्छा। उसके बाद एक केमिकल या बायो प्रोसेस इंजीनियर आएगा जो एक बड़ा सा फर्मेंटर, एक टैंक जैसा, उसको डिजाइन करेगा, चलाएगा, ताकि वो माइक्रोब्स सही माहौल में पलें और ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन बनाएं। और फिर शायद एक और केमिस्ट होगा जो उस प्रोटीन को बाकी चीजों से अलग करके शुद्ध करने का तरीका विकसित करेगा। समझ गए। तो आप देख सकती हैं कि कैसे बायो, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग सब मिलकर एक बायोटेक प्रोडक्ट बनाते हैं। ये फील्ड असल में इन्हीं अलग अलग एक्सपर्टीज के मिलने से ही आगे बढ़ता है। हाँ, ये बिल्कुल साफ हो गया। तो ये सिर्फ साइंस नहीं, बल्कि साइंस का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जिसमें इंजीनियरिंग और प्रोसेस डिजाइन भी है। बिल्कुल। चलिए अब इतिहास में थोड़ा और पीछे चलते हैं। नोट्स में 1665 में रॉबर्ट हुक की कोशिका की खोज से लेकर 1970 के दशक तक की कई खोजों का जिक्र है। ये तो काफी लंबी कहानी लगती है। हाँ, है तो। क्या आप हमें इस ऐतिहासिक सफर के कुछ खास पड़ाव और वो कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं ये बता सकते हैं? ऐसा लग रहा है जैसे हर खोज ने अगली के लिए रास्ता बनाया। बिल्कुल, ये एकदम क्रमिक विकास है, एक के बाद एक कड़ी जुड़ती गई। जैसा नोट्स में है, 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में वो कोशिकाएं देखी। ये जीवन की जो सबसे छोटी इकाई है, उसकी पहली झलक थी। इसकी बिना तो आगे बढ़ना ही मुश्किल था। सही। फिर लगभग 170 साल बाद 1833 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर केंद्रक यानी न्यूक्लियस देखा। अच्छा। जिसे आज हम सेल का कंट्रोल सेंटर मानते हैं। हाँ। तो ये सेल के अंदर की जटिलता को समझने की तरफ एक और कदम था। और फिर केंद्रक के अंदर क्या है ये जानना भी तो जरूरी रहा होगा। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर आते हैं 1869 में जोहान फ्रेडरिक मिशा। उन्होंने पस सेल्स के न्यूक्लियस से एक एसिडिक चीज निकाली जिसे उन्होंने न्यूक्लियन कहा। न्यूक्लियन? हाँ, वही आज का डीएनए है। हालांकि तब उन्हें उसका काम पता नहीं था। अच्छा। फिर 1879 में एल्ब्रेक्ट कोसेल ने इन न्यूक्लियन न्यूक्लिक एसिड्स में क्या क्या केमिकल्स होते हैं जैसे नाइट्रोजनस बेस, वो पहचाने। तो धीरे धीरे हम सेल के अंदर के केमिकल्स को समझने लगे और 1909 में
विल्हेम जोहानसन ने जीन शब्द दिया। जीन? हाँ, ये बताने के लिए कि पेरेंट्स से बच्चों में गुण कैसे जाते हैं। पर अभी भी ये साफ नहीं था कि जीन आखिर बना किस चीज का है। तो अब हमारे पास सेल, न्यूक्लियस, डीएनए और जीन के आइडियाज थे, पर शायद पजल अभी पूरी जुड़ी नहीं थी। हाँ, बिल्कुल। नोट्स में 1944 के ऑसवाल्ड एवरी के काम का जिक्र है। वो क्यों इतना जरूरी था? एवरी का प्रयोग वाकई एक टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने पक्के तौर पे दिखाया कि वो डीएनए ही है, प्रोटीन नहीं, जो जेनेटिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है। ओह, तो ये कंफर्म हो गया? हाँ, इसने जेनेटिक्स की फील्ड में डीएनए को बिल्कुल सेंटर में ला दिया। और इसी बुनियाद पर 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए का वो मशहूर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का मॉडल दिया। हाँ, वो तो बहुत फेमस है। इसमें रोज़ालिंड फ्रैंकलिन के एक्सरे डेटा का भी बड़ा हाथ था। यहीं से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, मतलब आणविक जीव विज्ञान का नया दौर शुरू हुआ। हाँ। अब साइंटिस्ट न सिर्फ ये जानते थे कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, बल्कि वो ये भी समझने लगे थे कि इसमें जानकारी स्टोर कैसे होती है और कॉपी कैसे होती है। तो डीएनए का स्ट्रक्चर समझना एक तरह से उसकी भाषा की वर्णमाला समझने जैसा था। हाँ, कह सकते हैं। तो अगला कदम शायद उस भाषा को पढ़ना रहा होगा। नोट्स में 1964 में मार्शल निरेनबर्ग का जिक्र है, जेनेटिक कोड की व्याख्या। बिल्कुल सही पकड़ा। अगर डीएनए एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, तो जेनेटिक कोड वो भाषा है जिसमें इंस्ट्रक्शन लिखे हैं। अच्छा? मतलब डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का कौन सा सीक्वेंस किस अमीनो एसिड को कोड करता है। अमीनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं। निरेनबर्ग और उनके साथियों ने इस कोड को क्रैक करने में, मतलब समझने में, बहुत बड़ा काम किया। अब साइंटिस्ट्स डीएनए के इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते थे और समझ सकते थे कि वो प्रोटीन कैसे बनाते हैं। ये एक बहुत बड़ी, मतलब जबरदस्त छलांग थी। और फिर कोड समझने के बाद क्या उसे बदलने या एडिट करने की बारी आई? नोट्स में 1973 में फिर से मार्शल निरेनबर्ग का नाम है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक के विकास के साथ। हाँ, ये कितना क्रांतिकारी था। ये सच में क्रांतिकारी था। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ने साइंटिस्ट्स को पहली बार ये ताकत दी कि वो एक जीव के डीएनए का एक टुकड़ा काटें और उसे दूसरे जीव के डीएनए में जोड़ दें। ओह! आसान शब्दों में कहें तो इसने जेनेटिक इंजीनियरिंग को मुमकिन बनाया। अच्छा, तो यहीं से शुरुआत हुई। हाँ, अब साइंटिस्ट जानबूझकर जीवों के जेनेटिक मेकअप में बदलाव कर सकते थे। जैसे इंसान का इंसुलिन बनाने वाला जीन बैक्टीरिया में डाल दिया ताकि बैक्टीरिया इंसुलिन बना सकें। 1996 में सिकल सेल एनीमिया की जेनेटिक समझ। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण थी। ये क्यों खास थी? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जिन्हें कोहलर और मिल्स्टीन ने विकसित किया, वो एक और पावरफुल टूल साबित हुए। ये लैब में बनी खास एंटीबॉडीज हैं जो शरीर में सिर्फ एक खास टारगेट को पहचानती हैं, जैसे कैंसर सेल पर कोई प्रोटीन। अच्छा। इनसे बीमारियों का पता लगाने में, मतलब डायग्नोसिस में और टारगेटेड थेरेपी में बहुत मदद मिली। एक तरह से क्रांति आ गई। और सिकल सेल एनीमिया वाला? हाँ, यूविट वाइकांड ने सिकल सेल एनीमिया के लिए जिम्मेदार खास जीन म्यूटेशन, मतलब जीन में गड़बड़ी का पता लगाया। ये समझने में एक मील का पत्थर था कि कैसे जीन में एक छोटा सा बदलाव भी इतनी गंभीर बीमारी पैदा कर सकता है। इसने जेनेटिक बीमारियों की स्टडी और उनके डायग्नोसिस की नींव रखी। ये दोनों खोजें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर आज की मॉडर्न मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी का आधार बनी। ये सब सुनने के बाद तो बायोटेक्नोलॉजी काफी कॉम्प्लेक्स और हाईटेक लगती है भी। लेकिन नोट्स में एक बहुत ही आम सा उदाहरण भी है, अगर। हाँ, अगर ये इस पूरी कहानी में कहाँ फिट होता है? क्या ये भी बायोटेक है? हाँ, बिल्कुल है। अगर का उदाहरण दिखाता है कि बायोटेक हमेशा, मतलब कॉम्प्लिकेटेड जेनेटिक इंजीनियरिंग ही नहीं होती। अच्छा। ये उस बेसिक परिभाषा पर वापस जाता है जिसकी हमने शुरू में बात की थी, जैविक सिस्टम या उनके प्रोडक्ट्स का इंसानी इस्तेमाल के लिए उपयोग। अगर जैसा नोट्स बताते हैं, समुद्री शैवाल, मतलब एल्गी से निकाला गया एक जेलेटिन जैसा पदार्थ है, खासतौर पर जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया नाम की एल्गी से। ठीक है। ये पूरी तरह से एक नेचुरल प्रोडक्ट है। इसमें माइक्रोबायोलॉजी और फूड इंडस्ट्री का जिक्र है। हाँ, इसका सबसे आम इस्तेमाल तो माइक्रोबायोलॉजी लैब्स में होता है। बैक्टीरिया या दूसरे माइक्रोब्स को उगाने के लिए एक पोषक मीडियम चाहिए होता है ना? हाँ। तो अगर को उस मीडियम में मिला देते हैं तो वो जम जाता है, एक सॉलिड या सेमी सॉलिड सतह बन जाती है पेट्री डिश में। अच्छा, जिस पर बैक्टीरिया उगाते हैं? बिल्कुल। उस सतह पर माइक्रोब्स आसानी से उगते हैं और उनकी स्टडी की जा सकती है। तो यहाँ क्या हुआ?
हमने एक शैवाल से मिले नेचुरल प्रोडक्ट का इस्तेमाल साइंटिफिक रिसर्च, जो कि एक इंसानी मकसद है, के लिए किया। और फूड इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल जेली, पुडिंग, आइसक्रीम वगैरह में थिकनिंग एजेंट मतलब गाढ़ा करने के लिए या स्टेबलाइजर के तौर पर होता है। अच्छा। फिर से वही बात, एक जैविक उत्पाद का इस्तेमाल फूड प्रोसेसिंग में। और नोट्स में एक जगह OSSC 2014 लिखा है, इसका क्या मतलब हो सकता है? हाँ, वो शायद ये बताता है कि अगर से जुड़ी ये जानकारी किसी खास एग्जाम या सिलेबस के लिए ज़रूरी समझी गई थी, जैसे शायद ओडिशा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की 2014 की परीक्षा। ओह, अच्छा। ये दिखाता है कि बायोटेक के ये जो बुनियादी और क्लासिक उदाहरण हैं, वो भी जनरल साइंटिफिक नॉलेज और पढ़ाई का हिस्सा हैं। और ये इस बात पर भी रोशनी डालता है कि कैसे कुदरत से मिली साधारण सी लगने वाली चीजें भी साइंस और इंडस्ट्री में कितनी जरूरी भूमिका निभाती हैं। ये मॉडर्न जेनेटिक इंजीनियरिंग से बहुत अलग है, पर है बायोटेक के ही दायरे में। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, हमने बायोटेक्नोलॉजी की परिभाषा से शुरुआत की, फिर उसका वो थोड़ा हैरान करने वाला कृषि वाला मूल देखा। हाँ। हमने समझा कि ये कैसे अलग अलग साइंस के फील्ड्स बायो, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग को साथ लाता है। बिल्कुल। फिर हमने एक लंबा ऐतिहासिक सफर देखा, सेल की खोज से लेकर न्यूक्लियस, डीएनए, जीन, फिर डीएनए का स्ट्रक्चर समझना, जेनेटिक कोड पढ़ना और आखिर में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से जेनेटिक मटेरियल को बदलने की क्षमता पाना। हाँ, काफी लंबा सफर। और आखिर में अगर जैसे सिंपल उदाहरण से ये भी देखा कि बायोटेक हमेशा कॉम्प्लेक्स नहीं होती। बिल्कुल। और इन सभी पॉइंट्स को जोड़ने पर जो बड़ी तस्वीर दिखती है वो ये है कि आज की जो पावरफुल बायोटेक्नोलॉजी है वो अचानक से नहीं आ गई। ये सदियों की साइंटिफिक जिज्ञासा और खोजों का नतीजा है। हुक का सेल देखना, मिशर का डीएनए अलग करना, वॉटसन और क्रिक का उसका स्ट्रक्चर समझना, निरेनबर्ग का कोड पढ़ना और फिर उसमें बदलाव करने की तकनीक, ये सब एक दूसरे से जुड़ी कड़ियां हैं। सही बात है। इन बेसिक प्रिंसिपल्स को समझे बिना आज के जीन एडिटिंग जैसे क्रिस्पर या सिंथेटिक बायोलॉजी या पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, ये सब मुमकिन ही नहीं होता। ये हमें याद दिलाता है कि बेसिक साइंस में इन्वेस्ट करना कितना जरूरी है, क्योंकि आज की बेसिक खोज ही कल की क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी बन सकती है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे विज्ञान एक दूसरे पे टिककर ही आगे बढ़ता है। बिल्कुल। नोट्स में दिए तथ्यों को देखें। 1917 में कार्ल एरेकी का पशुधन उत्पादन के लिए बायोटेक्नोलॉजी शब्द इस्तेमाल करना और फिर 1970 के दशक में डीएनए के लेवल पर जीवन के कोड को बदलने की क्षमता हासिल कर लेना, ये यात्रा तो अविश्वसनीय है। हाँ बिल्कुल। इसने पहले ही खेती, मेडिसिन और इंडस्ट्री को कितना बदल दिया है। हाँ, और ये यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। सच पूछिए तो शायद हम अभी भी इसके शुरुआती दौर में ही है। अच्छा। जेनेटिक कोड को पढ़ने और लिखने की हमारी काबिलियत लगातार बेहतर हो रही है। हम जीवन की प्रक्रियाओं को इतनी बारीकी से समझने लगे जितनी पहले कभी नहीं समझी थी। तो यहाँ से आगे क्या? इन स्रोतों और हमारी इस चर्चा के आधार पर एक आखिरी विचार जो श्रोताओं के लिए छोड़ा जा सकता है वो शायद ये है कि अगर पिछले सिर्फ 100 सालों में जीवन की बेसिक प्रक्रियाओं की हमारी समझ और उनमें हेरफेर करने की हमारी क्षमता इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, सूअरों के लिए बेहतर चारा उगाने से लेकर इंसान की जीन को बैक्टीरिया में डालने तक, तो अगले 50 या 100 सालों में क्या हो सकता है जब हम जीवन के कोड को और भी बेहतर तरीके से पढ़, लिख और शायद डिज़ाइन भी कर सकेंगे। तो ये इंसानी सेहत, हमारे पर्यावरण और शायद इंसान होने के मतलब के लिए कौन से अनजान और अभूतपूर्व बदलाव ला सकता है, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना ज़रूरी है।